देखो फंजाई का बहुत सारा कलर होता है, ठीक है ना। ब्लू भी होता है, और फंजाई को कई तरह से उनके कलर स्पोर्ट्स के नाम पे ना उसका नोमेनक्लेचर भी किया गया। जैसे ब्लू ब्लू स्पोर्ट्स बनाए, ब्लू दिखे तो वो तुम्हारा ब्लू फंजाई हो गया। और ये फॉर एग्जांपल तुम्हारा पेनिसिलियम जो होता है ना, वो ब्लू दिखता है। इसी तरह ब्लैक फंजाई म्यूकर भी दिखता है, राइजोपस भी दिखता है ना। तो ये सारा म्यूकर और राइजोस्पर्स ये सब नॉर्मल था, इसका कोई ऐसा ह्यूमन में कोई डिजीज अभी तक तो नहीं रिपोर्ट किया गया। ह्यूमन में फंगल डिजीज बहुत कम ही मतलब कि है, इतना स्प्रेडेबिलिटी इसका नहीं होता है। जैसे डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ हम लोग सबके सिर में पाया जाता है, डैंड्रफ इज अ काइंड ऑफ फंजाई, है ना। लेकिन डैंड्रफ एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगा, जरूरी नहीं कि तुमको है तो तुम्हारे बगल वाले को भी हो जाए, ये सब चीज है। और ये ब्लैक फंजाई तो तुम्हारे घर में हमेशा, तुम किसी भी चीज को तुम रख के दो, तुम क्रीम ही कई दिन तक छोड़ दो, देखो उसके ऊपर तुम्हारा ब्लैक फंजाई आ जाएगा। ब्रेड छोड़ो, उसके ऊपर तुम देखो ब्लैक फंजाई आ जाएगा। और येलो फंजाई भी होता है, ब्लैक भी होता है, पिंक को कुछ फंजाई जो होता है पिंक स्पोर्स भी प्रोड्यूस करता है, बहुत तरह का फंजाई होता है। और डिफरेंट डिफरेंट तरह का उनका कलर स्पोर्स होता है, पिंक, ब्लू, ग्रीन, वाइट, सब। कुछ तो ऐसा होता है ना कि जैसे तुम अगर ब्रेड तुम छोड़ दो ना बाहर, थोड़ा सा मॉइस्ट, अगर जैसे इस एनवायरमेंट में बहुत जल्दी फंजाई लग जाएगा, तो तुम अगर थोड़ा डेली डेली उसको स्टडी करोगे ना, तो तुमको 4-5 कलर तो तुमको ब्रेड पे ही दिख जाएगा। शुरू में तुम्हारा व्हाइट दिखेगा, फिर व्हाइट होते होते वो थोड़ा सा बीच में ना थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आता है, फिर ग्रीनिश कलर से वो फिर ब्लैकिश की तरफ जाता है, उसमें तुमको येलो भी दिख जाएगा, कुछ एक आधा येलो भी दिख जाएगा। तो ये सक्सेशन से मतलब एक जो ऑर्गेनिक मैटर है उस पर कई तरह का फंजाई ग्रो कर सकते हो, और बहुत तरह के उन सबको तुम अगर स्टडी करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो सबका अलग अलग अपना उसका फिजियोलॉजी है, अलग अलग उसका मार्फोलॉजी है। फंजाई बहुत तरह का है, और फंजाई का क्योंकि स्पोर बनाने की एबिलिटी होती है, तो ये तुम्हारा इन्वायरमेंट में मतलब बहुत बहुत तायत में पाया जाता है, और उड़ के ये कहीं से कहीं भी जा सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट में ही होता है। तो चलो फंजाई को छोड़ के हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स, जो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर है। एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस बाय स्टार्टर कल्चर। देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि मिल्क में कुछ अपने जो है वो कुछ एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। जो ही उधर जाइए तो मैं क्लास ले रही हूँ, आप। अब इसी एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट के चलते कारण जो हमारा मिल्क होता है वो कुछ समय तक हमारा प्रिजर्व रहता है। लेकिन वो जो माइक्रोबियल कंपाउंड एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, वो उतना प्रोटेक्शन नहीं कर पाता। तो जैसे कि देखो तुम बोले कोई नहीं आएगा, बीच में से एंटर करेगा तो फिर स्लाइड नहीं रन करेगा। These are the some of the antimicrobial compounds जो कि स्टार्टर कल्चर प्रोड्यूस करता है। स्टार्टर कल्चर क्या है? इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। सो देयर सो मेनी ऑर्गेनिक एसिड्स है, तुम्हारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड एक्सेट्रा प्रोड्यूस करता है। तो लैक्टिक एसिड को तो तुमको, अरे क्या है यार, तुम लोग इतना ऐसे एंटर करोगे, हम किसी को नहीं एंट्री देंगे। लो हो गया है। आना है एक बार और, नहीं तो अब हम बीच में नहीं किसी को हम एंटर करने देंगे। तो बीच में लिंक टूटता है। अब इसके बाद किसी को हम अलाउ नहीं करेंगे, हम ब्लॉक कर देते हैं सबका। सो लैक्टिक एसिड ये नेचुरल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होता है, ये तो सभी को किसी को पता होगा कि लैक्टिक एसिड नेचुरली मिल्क में पाया जाता है। और लेकिन यही है कि अगर मतलब एक बैलेंस अमाउंट में रहता है, और जब तक जो लैक्टोबैसिलस का नंबर ज़्यादा नहीं हो, जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है तो मिल्क जो है वो कडल हो जाता है। तो वो तब तक तुम्हारा जो मिल्क है वो कडल नहीं करेगा जब तक सफिशिएंट लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं हो जाए। और ये लैक्टिक एसिड जो है वो एंटी माइक्रोबियल मीन्स लैक्टिक एसिड कुछ समय तक मिल्क को प्रोटेक्शन करता है, जब तक लैक्टिक एसिड रहेगा
और पीएच तुम्हारा एक लैक्टिक एसिड का बना रहेगा, तब तक कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एंटर नहीं करता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा लैक्टिक एसिड या एसिडिटी बढ़ता है, लैक्टिक एसिड के अलावा कुछ और एसिड बनना शुरू होता है, तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर करना शुरू हो जाते हैं। सो ऑर्गेनिक एसिड में लैक्टिक एसिड, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे एसिटोबैक्टर एसिटी है, वो एसिटोबैक्टर एसिटी तुम्हारा एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो प्रोपाइनिक एसिड है, ये प्रोपाइनोबैक्टर प्रोड्यूस करता है। प्रोपाइनिक एसिड या प्रोपाइनोबैक्टर का रोल चीज़ में ज़्यादा होता है, और जो हमारा एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर सिटी है, इसका उपयोग भी मतलब कई तरह की चीज़ वगैरह में होता है। डिफरेंट तरह की चीज़ होते हैं, उसमें कुछ एक वैरायटी है जिसमें कि एसिटिक एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। इसी तरह हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मींस सिंपली पीएच, जो मिल्क का अपना एक नॉर्मल पीएच होता है, वो भी एक एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है। मिल्क का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। अगर मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कम होने के कारण उसमें किसी तरह का एरोबिक या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ समय तक एंट्री नहीं करते। ये कुछ समय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिल्क जो होता है वो हाईली पैरासेबल ग्रुप में आता है, और उसका हम नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको बहुत ज़्यादा देर तक हम उसका को स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि कई उसमें फैक्टर्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्वाइट करते हैं। सो ये जो ऑर्गेनिक एसिड, हाइड्रोजन आयन, लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये थोड़े समय के लिए मिल्क को प्रोटेक्ट करता है, बट ये नेचुरली पाए जाते हैं। अब इसको कैसे हम आगे स्टार्टर कल्चर के कल्चर को प्योर रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं, ये आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, या उसको फिर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। जो अनदर कंपोनेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सिस्टम है, ये तुम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, जो हमारा डेयरी माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स था उसमें तुम लोग पढ़े होंगे कि मिल्क में कई जो होते हैं एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक जो होता है पेरोक्सिडेज सिस्टम होता है ना। और वो पेरोक्सिडेज सिस्टम जो है वो कोल्ड स्टरलाइजेशन करता है, मीन्स कि जो मिल्क को पेरोक्सिडेज सिस्टम बचाता है दूसरे माइक्रोब्स के एंट्री से, दूसरे माइक्रोब्स के इन्फेक्शन से। वो सिस्टम क्योंकि बिना हीट किए ही तुम्हारा मिल्क को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसको हम लोग कोल्ड स्टरलाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं, और उसको बहुत सारी कंट्री जो है वो उस प्रोसेस को एक्सप्लॉइट करने में लगी हुई है। सो ये पेरोक्सिडेज सिंपली क्या करता है, जो मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, कुछ एंजाइम कैटालिज एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एक कंपाउंड्स बनाता है, जो कि तुम्हारा जो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके लिए वो इनहिबिटरी होता है। कई तरह के जो एरोमा कंपाउंड्स होते हैं, डाइसिटाइल एस्टल्डिहाइड, ये नेचुरली तुम्हारा कर्ड में डाइसिटाइल वगैरह पाया जाता है। कुछ अमाउंट ऑफ एस्टल्डिहाइड भी तुम्हारा कर्ड में पाया जाता है। बाकी दूसरे जो चीज़ और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादा होता है। जैसे कई तरह की चीज़ में डाइसिटाइल फ्लेवर के लिए हम लोग उसमें करते हैं, जो मिल्क में भी डाइसिटाइल जो होता है वो फ्लेवर प्रोवाइड करता है। सो दीज आर द एरोमा कंपाउंड्स विच प्रोवाइड natural protection from other contaminating और pathogenic microorganisms। जो मिल्क में जो फैटी एसिड्स होता है वो भी एक एंटीबैक्टीरियल माइक्रोबियल कंपोनेंट्स की तरह एक्ट करता है। एंड सम बैक्टीरियोसिन्स, बैक्टीरियोसिन्स का मतलब क्या है बताओ तो बैक्टीरियोसिन्स के बारे में, और एक नेचुरल बैक्टीरियोसिन का एग्जांपल दो। एनीबॉडी, कोई बोलो बैक्टीरियोसिन क्या होता है। इसको कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहले क्लास में भी, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको बताया गया, सेकेंड में बताओ बैक्टीरियोसिन क्या होता है। किसी को नहीं पता बैक्टीरियोसिन? अरे तुम लोग क्लास में हो भी कि नहीं? स्लाइड चलता रहता है, तुम लोग को वीडियो नहीं दिख रहा है। टॉक्सिन प्रोड्यूस बैक्टीरिया टाइप का होता है। टॉक्सिन प्रोड्यूस तो सब करता है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो क्या वो बैक्टीरियोसिन है या फिर एंटीबायोटिक? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियोसिन्स? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है उसको तो टॉक्सिन ही कहते हैं, उसको बैक्टीरियोसिन नहीं कहते, उसको टॉक्सिन कहते हैं। वो जो टॉक्सिन है उसको एंटीबायोटिक भी कहा जा सकता है, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इनहिबिटरी एक्शन करे उसको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। मींस बायोटिक अगेंस्ट द बायोटिक, वन बायोलॉजिकल थिंग कंट्रोल्स अदर biological things, that is called biotechnology, but bio एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक्स कुछ भी हो सकता है, ये एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल्स हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकता है, कुछ बैक्टीरियोसिन्स हो सकता है। मींस एंटीबायोटिक एक ब्रॉड टर्म है,
ठीक है ना, जो कि एक एक्शन है सिंपली कि वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे को किल किया, हाँ, बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एक ब्रॉड टर्म्स है। अब उस एंटीबायोटिक्स में कुछ भी हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है, बैक्टीरियोसिन्स हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकता है, कुछ भी एंटीबायोटिक्स की तरह काम कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग घर में ही बात करो तो एक हम लोग बाहर से एंटीबायोटिक खाते हैं जो बाहर से आता है, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, ये सारे जो है वो एंटीबायोटिक हैं। ठीक है, लेकिन बोला जाता है कि भाई क्यों बाहर वाला जो होता है केमिकल वो काफ़ी हार्मफुल होता है, तो नेचुरल जो एंटीबायोटिक्स होता है कुछ ऐसा बोला जाता है, जैसे कि बोला जाता है कि टर्मेरिक है, उसको बोला जाता है कि नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है ना। कपूर तपूर, ये अभी जो भी जितना अभी इस महामारी के केस में जितना बहुत लोग जो है उसको आयुर्वेदिक बताया, गूगल और बोला कि भाई गिलोय तुलोय ये सब जो है वो नेचुरल एंटीबायोटिक होता है ना। तो एंटीबायोटिक एक ब्रॉड टर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियोसिन व्हेन वी टॉक स्पेशली बैक्टीरियोसिन, इसका मतलब क्या होता है, नहीं बता सकता कोई? देखो बैक्टीरियोसिन मतलब ये these bacteriocins kill closely related species of one organism. Means कहने का मतलब कि it is produced by one bacteria, but these bacteria kill only closely related strain of its own. जैसे सपोज करो कि हमारे अंदर ई कोलाई पाया जाता है, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है ना उसमें ई कोलाई पाया जाता है। ई कोलाई कई तरह के बैक्टीरियोसिन्स का प्रोडक्शन करता है। मींस ई कोलाई जो बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस कर रहा है वो अपनी तरफ के जो भी जो क्लोजली रिलेटेड उसके ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको वो किल करेगा, तो इसको बैक्टीरियोसिन्स कहा जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी जैसे वायरस की ही बात करें तो वायरस एक ही है कोरोना, लेकिन उसका स्ट्रेन जो है वो डिफरेंट हो गया है ना, B1.161, 1.162, 3, 4, भगवान ना करे कि 3, 4 तक स्टेज आए। ठीक है, तो अभी जो हरकंप मचा रहा है 2 है ना, 2 मचा रहा है, तो क्या है ये इसका क्लोजली स्ट्रेन है। तो अगर कुछ ऐसा एंटीवायरल कंपोनेंट्स बने, ऐसा एंटीवायरल मेडिसिन बने है ना, जो कि उन्हीं स्ट्रेन्स में से किसी में से एक कोरोना ही निकाले लेकिन वो अपने क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेन को किल कर दे, so that will be known as bacteriocin. Since it is bacteriocin, it is produced only by bacteriocin. And one of the best example of bacteriocin is निसिन। और ये निसिन जो होता है वो इसको काफी यूज किया जा रहा है कई तरह के इंडस्ट्री में एज अ नेचुरल इनहिबिटर, क्योंकि जो भी केमिकल वगैरह डाला जाता है उससे काफी नुकसान है। अगर हम बिल्कुल नेचुरल चीज डालें, और क्योंकि मिल्क में तो ऑलरेडी नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर क्लोजली रिलेटेड अपने जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसको किल कर दे तो हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी, जब बिना किसी अलग मेहनत के। और ये हम तो कई जो कंपनीज हैं बाहर के जो कंपनीज हैं वो कमर्शियल भी प्रोडक्शन कर रहे हैं निसिन का। अब आ जाओ, अब इसको डिटेल में स्टडी करूँ भाई। ऑर्गेनिक एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और लैक्टिक एसिड जो है वो अनडिसोसिएटेड होता है लो पीएच पे, बट ये देयरफॉर हाईली टॉक्सिक टू मेनी ऑर्गेनिज्म। ये क्योंकि लो पीएच पे तो जो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफ़ी इसमें मतलब कि इसमें जैसे सिंपल एग्जांपल देखो, दही में और दूध में अंतर है। अगर दूध को तुम दही जमा देते हो, दही बना देते हो, तो उसका लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज कर जाता है, और उन दोनों के कीपिंग क्वालिटी में, स्टोरेज क्वालिटी में एकदम जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। दूध को तुम जहाँ मतलब कि सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं स्टोर कर सकते, तुम दही को चाहो तो सुबह से लेकर शाम तक आराम से खा सकते हो। मतलब उसमें थोड़ा बहुत एसिडिटी डेवलप करेगा, बट उसमें दूसरे तरह के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे बहुत दिन बाद उसमें देखोगे कि अगर दही को बहुत दिन तक रख दोगे तब उसमें हल्का फुल्का फंजाई आना शुरू हो जाएगा, या दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आना शुरू हो जाएगा। उसकी एसिडिटी ऑब्वियसली थोड़ी बहुत बढ़ती चली जाएगी और दूसरे सेकेंडरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें एंटर करेंगे, बट फिर भी मतलब कि लैक्टिक एसिड जो है वो कई दिनों तक कार्ड को मतलब सेफ बनाए रखता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल में। इसी तरह जो एसिटिक एसिड है एंड प्रोपानिक एसिड, उसका भी हाई पीके वैल्यू होता है। तुमने एंजाइम में पढ़ा होगा हाई पीके वैल्यू मतलब हो गया कि उसका डिसोसिएशन जो होता है वो काफ़ी हाई जस्ट मतलब कि पीएच पे होता है। जस्ट ये यही उसका हाई पीके वैल्यू अनडिसोसिएटेड लो पीएच ही उसका हाई पीके वैल्यू है मोर और लेस, और ये भी एक एंटी माइक्रोबियल फैक्टर की तरह एक्ट करता है।
अब कह रहे हैं कि the antimicrobial effect of organic acid lies in the reduction of pH as well as the dissociated form of molecule. The low external pH cause acidification of cell cytoplasm, while undissociated form of molecule may cause alteration in the cell membrane permeability, collapsing the electrochemical proton gradient and then result in disruption of substrate transfer system. ये इसका एक्शन बता रहा है कि जो ऑर्गेनिक एसिड का जो एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट है वो उसके मतलब कि रिडक्शन ऑफ पीएच पे डिपेंड करता है। रिडक्शन ऑफ पीएच मींस कि जैसे जैसे उसकी एसिडिटी बढ़ेगी और एज वेल एज अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि वो मॉलिक्यूल जितना अनडिसोसिएटेड रहेगा उसके मतलब कि वो उस पर डिपेंड करता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर अनडिसोसिएटेड एंड मतलब कि उसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो कितना ज़्यादा है। सो जैसे अगर मान लीजिए कि बाहर का जो पीएच है ना, अगर कम होगा तो सेल साइटोप्लाज्म का एसिडिफिकेशन जो होगा वो होने लगेगा और अनडिसोसिएटेड फॉर्म जो है वो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी मतलब करना शुरू करेगा, जिससे कि क्या होता है कि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पे ये मोड ऑफ एक्शन दिखा रहा है कि अगर तुम्हारा लो पीएच रहेगा तो क्या करेगा कि जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके वो मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट में वो इम्बैलेंस लाना शुरू कर देता है, जिससे कि जो सबस्ट्रेट ट्रांसफर सिस्टम है, यानी सबस्ट्रेट ट्रांसफर सिस्टम मींस की जो उसका आयन और एक्सचेंज मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके एटीपी जनरेट करते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू उसके एटीपी जनरेट करते हैं, ये सिस्टम जो होगा वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल कर जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का है, सब जो लैक्टोबैसिलाई है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड करता है, प्रोड्यूस करता है फ्रॉम ग्लिसरॉल अंडर एरोबिक कंडीशन। अब ये देखो, ये जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है ये ऑक्सीडेशन ऑफ ये जो माइनस एसएच ग्रुप यानी कि जो थायल ग्रुप है ना, और ये थायल ग्रुप जो होता है वो मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें पाया जाता है और जिसका कि वो डीनेचुरेशन कर देता है, जिससे अगर ये थायल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो मोस्ट ऑफ द जो एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन इन नेचर है वो डीनेचर कर जाएगा and from the peroxidation of membrane lipid that increase membrane, और ये क्या करेगा कि जो मेम्ब्रेन लिपिड है उसकी पेरोक्सिडेशन कर देता है, जिसके कारण तुम्हारा मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी बढ़ जाता है। तो मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी बढ़ जाएगा तो जितना भी अंदर का मतलब कि कंपोनेंट्स है वो बाहर चला आएगा, यानी कि जो सेल है वो प्लाज्मोलिसिस के कारण पूरी तरह से किल हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, जो इसका दूसरा एक्शन ये है कि ये एक प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है। जो भी सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्सी रेडिकल बनते हैं, हाइड्रोक्साइड रेडिकल बनते हैं, और ये सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड रेडिकल स्पेशली एरोबिक बैक्टीरिया में बनते हैं, और क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया में एंजाइम पाया जाता है, कैटलेज एंजाइम पाया जाता है, इस कैटलेज एंजाइम की मदद से ये जो मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से एक्ट करके वाटर एंड मतलब सुपर ऑक्साइड बनाता है, और यही सुपर ऑक्साइड जो है वो किलिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड जो रेडिकल है ये मतलब म्यूटाजेनिक इफेक्ट होते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जिससे कि इस प्रोसेस म्यूटाजेनिक इफेक्ट के कारण ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। बहुत तरह के लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकाई जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं, बट जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन है ये तो सभी किसी को पता है कि हेटेरोफर्मेंटेटिव लैक्टो एसिड बैक्टीरिया करते हैं। हेटेरोफर्मेंटेटिव मींस और होमोफर्मेंटेटिव मींस तुम लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। होमोफर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मींस सिर्फ लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हो, बट हेटेरोफर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मींस कि लैक्टिक एसिड के अलावा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर कुछ और भी कंपाउंड्स वो बनाते हैं। अब कहते हैं इट इज बिलीव दैट इट मे प्ले रोल इन क्रिएटिंग एन एनारोबिक। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्ले करता है भाई? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एनारोबिक इन्वायरमेंट करता है, और एनारोबिक इन्वायरमेंट के कारण ये एंजाइम का डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है, रोल इन क्रिएटिंग व्हिच इनहिबिट एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ दैट में डिसरप्ट परमिएबिलिटी। हाँ ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है? बहुत ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा एक्युमुलेट हो जाएगा अगर मीडिया में,
तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इनहिबिटरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होगा। एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो कहाँ होता है, ये तुम लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पूछेंगे तुम लोग बताओगे नहीं, इसलिए पूछने का फायदा नहीं है। एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो रेस्पिरेशन में याद होगा कि वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, हर स्टेप में वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है, ये बहुत हम लोग में भी होता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। तो इस प्रोसेस को वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट हो गया तो अब ये क्या होगा कि जिससे कि तुम्हारा एक्युमुलेशन हो जाएगा और ये तुम्हारा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होगा, जिससे कि ये सारा एक्युमुलेट हो जाएगा तुम्हारा मेम्ब्रेन में, जो सेल मेम्ब्रेन है, और जिससे कि सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो मतलब कि उसकी जो परमेबिलिटी है वो डिस्टर्ब कर जाएगी, वो ब्रस्ट कर जाएगा। तो ये सारे एक्शंस हैं जैसे कि जिससे कि जो तुम्हारे नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्टार्टर कल्चर की जब बात कर रहा है तो स्टार्टर कल्चर यू लो कि लैक्टोबैसिलाई एंड लैक्टोकोकस स्पीसीज, ये सब स्टार्टर कल्चर के बारे में बता रहे हैं कि ये सारे ये नेचुरल कंपोनेंट्स को करके और दूसरे जो माइक्रोब्स हैं उनसे हमें कैसे हमारे प्रोडक्ट को ये सेफ रखता है। और अंदर जो कंपोनेंट्स है, एरोमा कंपोनेंट फैटी एसिड, जैसे डाइसिटाइल के बारे में बता रहा है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मतलब बेसिकली इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है, वो क्या करता है कि जो उसका आर्गिनिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसके साथ ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो बाइंड कर जाता है, और इस तरह से ये आर्गिनिन का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। जब आर्गिनिन का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मतलब कि NAB है जो कि डाइसिटाइल का प्रोडक्शन करता है, ये डाइएसिटाइल जो है वो आर्गिनिन के साथ, आर्गिनिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाता है, जिसके कारण कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो आर्गिनिन का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते और प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इस तरह से क्या करता है कि दूसरे माइक्रोब्स को स्टॉप करता है, उसको कर देता है। इसी तरह जो एसिटल्डिहाइड है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कई जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो एसिटल्डिहाइड का भी प्रोडक्शन करते हैं और एज ए फ्लेवर कंपोनेंट्स, एज ए फ्लेवर कंपाउंड, और ये एसिटल्डिहाइड जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जैंथीन ऑक्सीडेज और ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक्टिविटी। और ऑब्वियसली ये एसिटल्डिहाइड जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में चेंज कर जाता है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इनहिबिटरी एक्शन हम लोग ऑलरेडी पिछले स्लाइड में देख चुके हैं। सम जो लैक्टोबैसिलाई एंड लैक्टोकोकाई है उनमें लिपोलिटिक एक्टिविटी होती है। लिपोलिटिक मींस हो गया कि तुम्हारे फैटी एसिड को वो ब्रेक डाउन करते हैं, और ये फैटी एसिड जो है जो मतलब इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं कि दिस फैटी एसिड आर सफिशिएंट टू एक्ट अगेंस्ट मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो कैसे कैसे मोड ऑफ एक्शन हो सकता है कि हम पूछ दें। मिड अभी तुम लोग का हुआ नहीं ना, मिड भी लेना है तुम लोग का, तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वेरियस एरोमा कंपाउंड्स फाउंड इन स्टार्टर कल्चर। तो 2 नंबर में पूछ सकते हैं, तो ये बता दोगे जैसे डाइएसिटाइल है, एसिटल्डिहाइड है, ये कैसे एक्शन करता है, अगर ये 2 नंबर में लिख दोगे तो सही है। और अगर लॉन्ग में पूछना होगा तो सीधा पूछ देंगे कि व्हाट आर द वेरियस एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स प्रेजेंट इन मिल्क, उसको डिस्क्राइब करो। तो जो डिफरेंट सिस्टम है उसको तुम्हें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इससे कई तुम्हारे जो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। जैसे बैक्टीरियोसिन, ये बैक्टीरियोसिन खैर उसी टाइम जहाँ बैक्टीरियोसिन करा रहे थे वहीं पे मतलब होना चाहिए, बट चलो कोई नहीं। ये जो बैक्टीरियोसिन्स है ये जैसे मैंने बताया कि निसिन है ना, ये निसिन जो होता है वो नेचुरल बैक्टीरियोसिन की तरह इसको कई इंडस्ट्रीज जो है वो इसको कमर्शियली भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये प्रोड्यूस होता है लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज लैक्टिस से। इसी तरह उससे मिलता जुलता डिप्लोकोकीन नामक जो बैक्टीरियोसिन है ये लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज ग्लिमोरी से निकलता है। एसिडोलिन ये बिल्कुल एसिडोफिलस से है। लैक्टेसिन 27 लैक्टोबैसिलस सैलुलोटिकस से मिल रहा है। तो हो सकता है कि हम इसमें से एक आधा तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स में दे दें या मल्टीपल चॉइस में दे दें कि दैट निसिन कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। तुम्हें नाम लिखना होगा, मे बी आई मे आस्क निसिन, डिप्लोकोसिन और लैक्टेसिन, कुछ भी इसमें 3-4 ही है तो इसको याद कर लेना अच्छे से।
कार्बाजोनिसिन, जिसके बारे में हम तुम्हें बता रहे थे कि निसिन जो है ना, ये नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सिस्टम है, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स है जो कि लैक्टोबैसिलस से निकल रहा है, ठीक है ना। अब ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है। देखो, नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसके बारे में भी पूछेंगे तो कोई बता देगा व्हाट इज नैरो स्पेक्ट्रम, व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बताएगा कोई? देखो, इसके डेफिनेशन इसका जो लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ उसी में से कोई चाहे तो उसको डिफाइन कर सकता है। एनीबॉडी बोलो, ऐसे खाली वन साइडेड हम बोलते रहेंगे, ऐसा क्लास फिर बोरिंग होगा। कोई बता सकता है कि एंटीबायोटिक का भी दो कैटेगरी होता है। चलो, एक होता है तुम्हारा नैरो स्पेक्ट्रम, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो किस सेंस में, जैसे तुम जाते हो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो है वो तुम्हारा फला सारा चेकअप करता है, और चेकअप करने के बाद जैसे मान लीजिए कि तुम्हें मल्टीपल कोई सिंड्रोम आ रहे हैं, मल्टीपल कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, एक ही बीमारी में, जैसे वोमिटिंग भी हो रहा है, तुम कह रहे हो कि भाई सर पेट में भी दर्द कर रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है, मोशंस भी है, बॉडी एक भी है, बॉडी पेन भी है, वगैरह वगैरह, मतलब एक साथ तुम काफी सिम्टम बता दिया। तो इसमें तुमको डॉक्टर किस तरह का एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा? नैरो मैम कैसा? ब्रॉड, ब्रॉड है ना, स्पेक्ट्रम, हाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ना कि एक एंटीबायोटिक जो है वो मतलब कि कई ग्रुप ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है, कई ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे एक्ट करता है, ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का, नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स हो गया कि मतलब वो जैसे अगर ग्राम पॉजिटिव को किया तो वो ग्राम नेगेटिव को नहीं करेगा, फंजाई को किया तो वायरस को नहीं करेगा, मतलब ये इस टाइप का है। अब इसका मतलब हाँ स्पेशल, मतलब अब इसका मतलब यही नहीं मैम, कि इसका लिमिट होता है मैम, नैरो स्पेक्ट्रम का लिमिट होता है, ज्यादा रेंज में वेरी नहीं करता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक है, तुमको अगर बोला जाए कि तुम नैरो में से नैरो एंटीबायोटिक को ज्यादा प्रेफर करोगे कि ब्रॉड को प्रेफर करोगे, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? नैरो को मैम वो तो कंडीशनल ना होगा, किस मेरा टाइप ब्रॉड को, मैम ब्रॉड को ज्यादा हार्मफुल कौन होगा? ज्यादा ज्यादा ब्रॉड होगा, ब्रॉड होगा। ज्यादा हार्मफुल ब्रॉड होगा तुम्हारे लिए या बैक्टीरिया के लिए? मेरे बॉडी के लिए ब्रॉड वाला बैक्टीरिया के लिए ज्यादा हार्मफुल होगा मैम, ब्रॉड क्योंकि वाला एक साथ बहुत सारे स्पीशीज को किल करेगा वो। एंड व्हाट अबाउट योर बॉडी? मैम बॉडी को किल, मैम बॉडी को डैमेज करेगा मैम, क्योंकि जब नीड ही नहीं है तो मैम ब्रॉड लेके कोई फायदा नहीं मैम। देखो, सीधा बात है, तुम्हारा बॉडी भी तो एक तरह से समझो कि उसमें नेचुरल उसमें बैक्टीरिया है। हाँ, तुमने ब्रॉड खा लिया, कई तरह के ऐसे तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया है, जैसे कि तुम इकोलाई है, तुम्हारे अंदर लैक्टोबैसिलस भी पाया जाता है, तुम्हारे अंदर बिफिडोबैक्टीरियम भी पाया जाता है, और ये सारे नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि तुम्हारे बॉडी में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है ना। अब तुमने ब्रॉडर खा लिया है ना, जरूरत नहीं है तुमने ब्रॉडर खा लिया, तो ब्रॉडर खा लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो अंदर का भी जो कई तरह के जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कई तरह के जो माइक्रोफ्लोरा है उसको वो बहुत बुरी तरह से मारेगा, है ना। और नैरो स्पेक्ट्रम क्या तो है मैम कि वो तो जब खाना है तब सिम्पोटम्स देखेंगे ना, या किस प्रकार की इसेंशियलिटी है, नेसेसिटी किस तरह की है। देखो, खाना तो तुम्हारा तो एक जबरदस्ती का हो गया कि खाना ही है, अगर जान बचाना है तो खाना ही है। अभी जो हम लोग कोरोना का जो खा रहे हैं, तुमने कई जगह इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा कि डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, तो कई जगह तुमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो इनको ना दे, बोलता है ना 12 साल से कम उम्र के ना दे। शुगर वाले को भी ध्यान रख रहा है। हाँ, उसमें वो लिखा है कि 12 साल से कम उम्र का है या प्रेग्नेंट लेडी है या मान लीजिए कि फीडिंग लेडी है, तो उनको ना दिया जाए। क्यों ना दिया जाए? क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन जो है ना, वो डॉक्सीसाइक्लिन का इफेक्ट जो होगा वो क्योंकि ये लोग सेंसिटिव ग्रुप होते हैं, बच्चे हैं, ये हैं, इन पे है, इसको बोलता है कि आप लोग सेफली एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हो। मैम कॉम्बिनेशन उसमें ज्यादा होता है मैम, इसलिए। हाँ, तो एजिथ्रोमाइसिन क्या है? एजिथ्रोमाइसिन हालांकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। और मतलब कि ये जो एजिथ्रोमाइसिन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हुए भी इसका सेंसिटिविटी जो है वो मतलब कि बच्चों में इसका साइड इफेक्ट जो है वो कम है,
ठीक है। हाँ। और हम एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं। अब ये देखो, अब जो डॉक्सीसाइक्लिन निकाल रहा है, तुम उसके टैबलेट पे देखना कि उसके साथ बैसिलस का भी कॉम्बिनेशन दे रहा है और लैक्टोबैसिलस का भी। लैक्टोकोकस मतलब 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें मिक्स किए हुए। तुम लोग जिसके घर में डॉक्सीसाइक्लिन होगा, सेफ साइड में तुम लोग मंगा के रखे ही होंगे कुछ एंटीबायोटिक, उसके तुम उस पे देखना कि उसमें 2 जो है वो प्रोबायोटिक भी डाले हुए हैं। उसको तुम लोग देखना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन भी तुम्हारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन वो जान रहा है कि ये दवा जो होगा तुम्हारे बॉडी के अंदर जाके बहुत तरह के जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देगा। और किल करने के बाद क्या होगा, तुम्हारा जो तुमको बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी, नेचुरल जो माइक्रोफ्लोरा है वो किल हो जाएंगे। तो इसीलिए उसके साथ साथ वो बैसिलस एंड तुम्हारा लैक्टोबैसिलस, इन दोनों को वो डाले हुए हैं ताकि वो एक तरफ तो किल करे लेकिन इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करे, जिससे कि तुम्हारा बैलेंस बना रहे। ठीक है ना। अब जब एजिथ्रोमाइसिन देता है, जैसे बच्चों में एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है, बच्चों को एजिथ्रोमाइसिन ही दिया जाता है। जब एजिथ्रोमाइसिन कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो तुम देखोगे कि उसके साथ एक बॉटल भी देता है प्रोबायोटिक का। बोलता है ना कि जो पाउडर यस फॉर्म में मैम। रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, उसको बोलता है गर्म पानी में उसको मिक्स करके बोलता है कि पूरा बच्चे को पिला देना है ना। एनर्जी गेनिंग के लिए करके देता है। एनर्जी नहीं, वो तुम्हारा वो प्रोबायोटिक होता है। वो जो पाउडर फॉर्म में देता है ना वो प्रोबायोटिक होता है। हाँ। ठीक है। तो यस मैम। हाँ, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ठीक है, मतलब ये अगर हमें जरूरत पड़े तो हम नैरो स्पेक्ट्रम ही लेंगे, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत तरह हमारे सेल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना। यस। एंटीबायोटिक ठीक है, लेना हमारी मजबूरी है, बट एंटीबायोटिक इज नॉट अ गुड। मैम ऐसे भी कोई भी फ्लू होता है तो मैं हम लोग पहले नैरो को ही लेते हैं फिर ब्रॉड लेते हैं मैम, जब डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर बोलता है, क्योंकि देखो फ्लू तो तुम जानते हो कि वायरल है, और फ्लू में कोई वायरस काम, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। एंटीबायोटिक ओनली बायोटिक थिंग को मारेगा, और बायोटिक थिंग यानी कि तुम्हारा अपना सेल, तुम्हारे अंदर जो नेचुरल माइक्रोफ्लोरा है वो सेल, और बाहर के जो सेल्स आते हैं, बाहर के जो ये आ रहे हैं उनको मारेगा। अब वायरस की बात करो तो वायरस जो है वो बायोटिक थिंग नहीं है। वायरस जो है वो जिंदा है ही नहीं, वो तुम्हारे ही सेल के अंदर जाके घुस के छुप जाता है। तो एंटीबायोटिक जो होगा वो वायरस पे डायरेक्ट इफेक्ट करेगा ही नहीं, वो पहले तुम्हारे सेल को किल करेगा, है ना। तो इसीलिए जो नेचुरल जो फ्लू होता है, नेचुरल फ्लू में डॉक्टर बोलता है कि अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो 4-5 दिन आप बर्दाश्त कर लीजिए। आप ऊपर का विक्स लगा लीजिए, थोड़ा सांस ले लीजिए, गर्म पानी ले लीजिए, गार्गल कर लीजिए, लेकिन वो दवाई जो है वो तुम्हारे चॉइस पे देता है कि भाई ठीक है आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो आप खा लीजिए। अदरवाइज वो दवाई जो है वो तुम्हारा कुछ नहीं करता है, तुम्हारा अंदर का जो अपना सेल होता है उसको ही बर्बाद करता है। और यही वजह है कि जब हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं तो खाने के बाद हम लोग को बहुत ज्यादा वीकनेस लगता है। ठीक है। तो फ्लू वगैरह में तो सब सारे वायरस का अपना एक साइकिल होता है, वो अपने आप 6-7 दिन में चला जाता है। तो अगर कोई रजिस्ट कर सकता है तो वो 6-7 दिन रजिस्ट करता है और फिर ओके भी होके आके निकल जाता है ना। तो यही चीज है। देखो अब ये जो निसिन है ना, ये जैसे मैंने बताया कि अपने क्लोजली रिलेटिव ऑर्गेनिज्म को ही मारेगा। तो ये निकलता भी है लैक्टोकोकस से, और सब स्पीसीज लैक्टिस से निकलता है, लेकिन ये मारता है सब स्पीसीज क्रिमोरिस को है ना। और ये जो निसिन है ये कई स्पोर जो फॉर्मर्स होते हैं, कई स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस भी स्पोर का प्रोडक्शन करता है, बैसिलस स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है। तो ये उसके अगेंस्ट भी ये किल करता है। इट सिंथेसिस अकर एज ए प्रोनिसिन इन द सेल एंड इट फर्दर कन्वर्टेड टू निसिन इन द आउटर लेयर ऑफ द सेल। ठीक है। ये प्रोनिसिन के रूप में ऑलरेडी सेल में रहता है, लेकिन जैसा जरूरत पड़ने पर ये तुम्हारा एक्टिव कंपोनेंट निसिन में ये चेंज करता है। अब ये जो टाइप्स ये अब जो स्टार्टर कल्चर का क्या क्या अपना इंट्रैक्शंस होता है, वेरियस जो स्टार्टर कल्चर है वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ एक दूसरे के लिए नेगेटिव भी होते हैं। तो ये वेरियस तुम्हारा इंट्रैक्शंस है जो कि तुम्हारे सिलेबस में है। तो न्यूट्रलिज्म तो तुम अच्छी तरह से नाम से ही जान रहे हो कि 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे लेकिन एक दूसरे के ऊपर ज्यादा वो मतलब कि कोई मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट कि तुम लोग एक के रूम में रह रहे हो, 2 स्टूडेंट एक रूम में रह रहे हो, लेकिन दोनों ना एक दूसरे के स्वभाव से बिल्कुल ही भिन्न हो, और उसके रहने से तुमको फर्क नहीं पड़ रहा, उसके रहने से तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। सो और कोई कंपटीशन नहीं है भाई। तुम अगर मान लीजिए कि तुम वेजिटेरियन हो तो बेचारा वो नॉन वेजिटेरियन है, कि अगर कुछ मान लीजिए कि वेज दिया जाए तो उसको परेशानी ना हो, उसको परेशानी ना हो।
है ना। तो दोनों का मोड ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। तो ऐसे जो दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे और एक दूसरे पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डाले, क्योंकि उनकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उनके जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग है, तो ऐसे ऐसे इंटरेक्शंस को हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। एंटागोनिज्म भाई सीधी बात है कि इट्स इनहिबिटरी इफेक्ट। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और कई तरह के जो अदर स्कॉलेज ऑर्गेनिज्म है उनके लिए वो इनहिबिटरी होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एंटीबायोसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक और इनहिबिटरी सब्सटेंस बाय वन ऑर्गेनिज्म ऑन द अनदर पार्टनर। जैसे मैंने बोला ना कि एंटीबायोटिक एक ब्रॉड टर्म है ना, और ये एंटीबायोटिक कुछ भी हो सकता है, केमिकल, ऑर्गेनिक एसिड, मेडिसिन, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज एक ब्रॉड टर्म है। एंटीबायोसिस एक्शन है और एंटीबायोटिक एक ब्रॉड सब्सटेंस है, ठीक है ना। सिम्बायोसिस ऑब्वियसली जब तुम लोग सिम्बायोटिक फॉर्म में ही रहते होगे, जब भी हॉस्टल में रहते हो तो तुम लोग सिम्बायोटिकली ही रहते होगे कि भाई एक को दूसरे से फायदा हो, दूसरे को मतलब तो वही सिम्बायोसिस कहलाता है, या इसको हम लोग पॉजिटिव इंटरेक्शंस भी कहते हैं, इसको म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिम्बायोसिस एंड म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो, है ना। वो एक चीज बना रहा है तो दूसरा, जैसे जस्ट खाने बनाने की बात है, तो एक दाल बनाएगा तो दूसरा चावल बनाएगा। अब तुम दोनों में लड़ाई हो जाएगा, भाई तुम दाल नहीं बनाओगे, तुम चावल नहीं बनाएंगे। तो ये वाली है कि अगर एक नहीं बने तो दूसरा नहीं बने, तो दैट टर्म इज नोन एज द म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस में क्या है कि बस मतलब कि क्लोज एसोसिएशन में रहते हो सकता है कि उसको बेनिफिट करो भी, और हो सकता है कि अपना भाई चुपचाप तुम काम करो, बेनिफिट ना भी करो। तो ये सिम्बायोसिस इज द ब्रॉडर टर्म, है ना। इसमें तुम्हारा म्यूचुअलिज्म भी हो सकता है और इसमें तुम्हारा न्यूट्रलिज्म भी हो सकता है। So symbiosis is the relationship between two or more organisms that live in a close association. In majority of symbiosis, one or the both partner gains something positive from the association. और इसका एग्जांपल तुम लोगों को बहुत बार बताया चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर में कई इसमें क्लासेस हो चुके हैं। यहाँ भी जैसे अगर दही की ही बात करो तो दही में दो स्टेप होता है, एक लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, दूसरा फ्लेवर का प्रोडक्शन होता है ना। तो भाई जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो यानी लैक्टोबैसिलस जो है वो जब तक लैक्टिक एसिड नहीं बनाएगा ना, दूसरा उस पर फ्लेवर का प्रोडक्शन नहीं करेगा, है ना। तो एक बनाया, फिर दूसरा जो है वो अपना एक्शन किया, और दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। फ्लेवर बना रहा है और ये जो है वो एसिड बना रहा है। ये एसिड बना रहा है तो उसी एसिड पे जो दूसरा बैक्टीरिया है, प्रोपाइनोबैक्टर, या जो तो एसिटल्डिहाइड जो एसिटल्डिहाइड बना रहे हैं, या दूसरे जो डाइएसिटाइल कंपोनेंट्स बना रहे हैं, लैक्टोकोकस या ल्यूकोनोस्टक जिसको बोलते हो, ल्यूकोनोस्टक, वो तभी एक्ट करेगा जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कर देगा। और इस तरह से एक दूसरे के बिना वो ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते, तो इसीलिए इस टर्म को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। और इसका एग्जांपल हम तुम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म में भी दिए थे, राइजोबियम एंड जो ग्राम का जो था एसोसिएशन। इसी तरह तुम्हारा जो माइक्रोराइजा का एसोसिएशन, कई तरह के जो लाइकेन का एसोसिएशन, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव इंटरेक्शंस है ना। तो इस तरह के सारे एसोसिएशन जो है वो सिम्बायोसिस कहलाते हैं। अनदर जो है वो म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में मैंने तुम्हें बताया कि सिम्बायोसिस एंड म्यूचुअलिज्म, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिम्बायोसिस एंड म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोसिस में मतलब कि जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करें, एक बेनिफिट करे दूसरा ना भी करे, लेकिन म्यूचुअलिज्म में दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करें, और इस टर्म को हम लोग सिम्ट्रोपिज्म भी कहते हैं। कॉमनसलिज्म में एक ही पार्टनर जो होगा वो करेगा। कॉमनसलिज्म में बस क्या होता है कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर कुछ दूसरा जो है वो उस पर ग्रो करता है। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म है। फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म मीन्स कहने का मतलब कि जो फैकल्टेटिव मतलब ये इस टर्म को भी हम कई बार डिफाइन कर चुके हैं कि ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव में क्या होता है। ऑब्लिगेट मीन्स हो गया कि एकदम स्ट्रिक्टली एक ही चीज़, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही रहेगा, वो घास फूस नहीं खा सकता है। और फैकल्टेटिव में हो गया कि भाई उसको बेचारा जैसा जो सिचुएशन मिला वो कर लेगा। अगर देख रहा है कहीं बाहर जा रहा है और वहाँ पे देख रहा है कि उसको नॉनवेज खाना पड़ रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि वो वेजिटेरियन है, तो वो अपना फूड हैबिट वहाँ सर्वाइबिलिटी के लिए अगर चेंज करता है तो दैट कैटेगरी कम अंडर द फैकल्टेटिव ऑर्गेनिजम्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है कि तुम्हारा जो अगर ईस्ट, ऑब्वियसली ईस्ट जो है उसको हम लोग शुगर सोल्यूशन में ग्रो कराते हैं, और वो शुगर को यूटिलाइज करके कंसंट्रेशन ऑफ शुगर को कम कर देता है, जिससे कि अदर जो बैक्टीरिया है उस पर ग्रो कर सकते हैं।
सिनर्जिज्म भी यही है कि जब दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करे तो जो उसका प्रोडक्ट है वो उनके इंडिविजुअल एक्ट से कहीं ज्यादा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिज्म। जैसे कि तुम्हारा ये योगर्ट कल्चर में इसका एग्जांपल दिया है कि अगर हम लोग मिक्स कल्चर यूज करते हैं एस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डल्फोसाइट सबस्पीसीज वल्गैरिकस का, तो अगर तुम इनको अलग अलग, हालांकि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी तुम्हारा योगर्ट बना सकता है एंड ये भी बना सकता है, अलग अलग दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को तुम मिक्स करके डालोगे तो जो क्वालिटी ऑफ कर्ड है, क्वालिटी ऑफ योगर्ट है और जो फ्लेवर है वो ज्यादा अच्छा होगा। सो दैट टर्म इज नोन एज द सिनर्जिज्म। तो ये तुम्हारा खत्म है क्लास, आज का टॉपिक खत्म हो गया। इसमें हमको लगता है एक स्लाइड पे हम काफी टाइम दिए, इसलिए तुम लोगों को कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम तुम लोगों को कल भेजेंगे। ये जो क्वेश्चंस है उसको तुम लोग क्विज ग्रुप में बना भी लेना, ठीक है ना? ठीक है मैम। हाँ, चलो इसमें कुछ पूछना है तो रुके, नहीं तो चलो नेक्स्ट क्लास है मेरा 12 बजे से फिर। नहीं ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलो थैंक यू। एकदम टॉपिक एकदम इतना सिंपलेस्ट लैंग्वेज में तुम्हारा स्लाइड बना हुआ है कि तुम बस एक बार रीडिंग डालोगे, हमको नहीं लगता कोई कंफ्यूजन इसमें होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाया हुआ है ना? और साथ के साथ तुम लोग इसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हो क्विज का, तो मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही इसमें कवर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, जितना एफर्ट हम लोग कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट? ओके मैम। चलो तो इसका